राय बनेगी उसके बाद आप लोगों को बता दिया जाएगा। इससे पहले नीतीश कुमार ने भी कहा था कि बैठक में पार्टी इस बात पर फैसला लेगी कि एनडीए को चुनाव से पहले प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करना चाहिए या नहीं। साथ ही बीजेपी के साथ पार्टनरशिप पर भी बात होगी। दरअसल बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड में मोदी की एंट्री और उसके बाद मोदी के देश भर में घूम घूम कर अपनी दावेदारी को मजबूत करने के इरादे ने नीतीश के कान खड़े कर दिए हैं। नीतीश और मोदी में पहले से ही 36 का आंकड़ा है। ऐसे में मोदी की उम्मीदवारी नीतीश को गवारा नहीं होगी। जेडीयू के कड़े तेवर देखकर असमंजस में पड़ी बीजेपी अब नरेंद्र मोदी को सेक्युलर बता रही है। आप बार बार नरेंद्र मोदी जी का नाम ले रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी एक सेक्युलर आदमी है। यदि सेक्युलर न होते तो मुसलमानों ने उनको नहीं जिताया होता। उनके म्यूनिसिपैलिटी में अगर आप जाकर के देखें तो 50% से ज्यादा जो चुने गए हैं वह मुसलमान हैं। आप अगर देखें गुजरात के अंदर तो लोग वहां बड़े खुश हैं। उनका कहना है और भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि प्रत्येक हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा मिलनी चाहिए। तो उसमें तो सारे कुछ सब लोग आ गए ना। उसमें चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, अगड़े हो, पिछड़े हो, सभी आ गए। जेडीयू की इस मांग से उत्साहित कांग्रेस ने एनडीए में शामिल दूसरे दलों से भी अपना रुख साफ करने को कहा है। अब ये जो आवाजें हैं, ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए के बीच में से भी आनी शुरू हो गई है और ये बेहतर रहेगा कि एनडीए के जो बाकी घटक दल हैं वो भी इस बात को साफ करें कि क्या वो धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखते हैं कि वो सांप्रदायिक राजनीति का साथ देंगे। हालांकि जेडीयू के इन तेवरों पर कांग्रेस की पार्टनर एनसीपी को भरोसा नहीं है। अब तो सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट है और साफ दिखाई पड़ रहा है कि आने वाले समय में नरेंद्र मोदी ही भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे। तो अब नीतीश कुमार जी या उनकी पार्टी जो ये इस तरह का स्पष्टीकरण मांग रही है, मैं समझता हूं कि अब फैसला लेने का वक्त है और सिर्फ बातों में उलझाने से कोई फायदा नहीं है। जेडीयू के इस दाव से ये साफ हो गया है कि मोदी का नाम सामने आने पर वो एकला चलोरे के मूड में है, क्योंकि मोदी के नाम पर मुस्लिम वोटों के विरोधियों के पाले में जाने का डर है। तो वहीं एनडीए से अलग होने की सूरत में उसे बिहार की 40 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयारियों के लिए भी वक्त चाहिए। बीजेपी के भीतर मोदी को लेकर जो माहौल बन रहा है उससे जेडीयू डर गई है। जेडीयू को इस बात का डर सताने लगा है, अगर एनडीए की तरफ से पीएम पद के उम्मीदवार के नाम का ऐलान करने में ज्यादा देरी की गई तो इससे सबसे ज्यादा नुकसान जेडीयू का ही होगा और यही बीजेपी और जेडीयू दोनों के बीच टकराव का कारण बन रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित के साथ अमितेश सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। और प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर बीजेपी और जेडीयू के बीच में जो तनातनी या फिर पोस्चरिंग हो रही है, उस पर जेडीयू के प्रेसिडेंट शरद यादव से हमारे संवाददाता ने बात की। आइए पहले देखिए वो क्या कह रहे हैं। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शनिवार को होने वाली है। इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव जी से। शरद जी, जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा होने की संभावना है। जो खबरें आ रही हैं कि बीजेपी की तरफ से पीएम पद का उम्मीदवार जल्दी घोषित किया जाए। नहीं, इसके पहले स्पेकुलेशन ठीक नहीं है। नेशनल काउंसिल की बैठक हो रही है, ये सर्वोच्च संस्था है, वो उसमें तय होगा क्या करना क्या नहीं करना। इसके पहले कोई चीज जो भी चल रही है वो ठीक नहीं है। इस तरह की खबरें हैं कि जेडीयू के कुछ नेता ऐसा चाह रहे हैं कि अगर जल्दी एनडीए की तरफ से पीएम पद का उम्मीदवार सामने आएगा तो कहीं न कहीं जो मोदी को लेकर के जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। मैं देखिए कई तरह के सोचने वाले हमारे यहाँ भी हैं, लेकिन वो सब नेशनल काउंसिल में आएंगे तो उन सब लोगों की राय मशवरे के बाद ही कोई पॉलिटिकल रेजोल्यूशन लेंगे। जी, तो आपको लगता है कि इस मुद्दे पर कहीं न कहीं एनडीए के भीतर जल्दी से पीएम पद के उम्मीदवार का नाम ऐलान होना चाहिए, जो कि आडवाणी जी का भी नाम हुआ था करीब 1 साल पहले, उससे फायदा हुआ कहीं न कहीं एनडीए को? नहीं, मैं ये कैसे कह सकता हूँ, ये मैं कैसे कर सकता हूँ। नेशनल काउंसिल की बैठक है, उसके पहले मेरा बोलना ही ठीक नहीं है, तो वो ओपन है। एक छोटा सवाल है कि जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने भी कहा था कि सेकुलर पीएम कैंडिडेट होना चाहिए एनडीए का, आपको लगता है कि इस तरह का सेकुलर पीएम कैंडिडेट? वो नेशनल एजेंडे के संदर्भ में बात कही थी। नेशनल एजेंडे में हमारे में सब ये है, तो उसके दायरे में उन्होंने वो बात कही थी। राजनाथ जी जिस तरह से जाकर के अहमदाबाद में कहते हैं, हर एक जगह पे, हर फ्रंट पे कहते हैं कि नरेंद्र मोदी सबसे लोकप्रिय नेता है इस समय पूरे देश में। बीजेपी की तरफ से एक खेमा है जो कि चाहता है, आरएसएस की तरफ से है, बीजेपी के वर्कर्स चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी को पीएम पद के उम्मीदवार के रूप में सामने लाया जाए। अगर ऐसा होता है तो जेडीयू को कितनी रिजर्वेशन है? नहीं, इस पर हम कुछ नहीं बोलते।
इस बैच में कभी पढ़े नहीं, पहले भी नहीं पढ़े, अब भी नहीं पढ़ते हम। एक आखिरी सवाल, बाबा रामदेव जो कि योग गुरु हैं, धर्म गुरु हैं, वो भी इस तरह के बयान देते हैं। आज उनका स्टेटमेंट निकाया है कि खासतौर से मोदी की उन्होंने बहुत तारीफ की है और आडवाणी जी का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि बुजुर्गों को, युवाओं को आगे बढ़ाना चाहिए और महिलाओं को, पुरुषों को आगे बढ़ाने में योगदान करना चाहिए। सुषमा स्वराज और आडवाणी जी का नाम लिए बगैर इस तरह से उन्होंने इशारा किया है कि नरेंद्र मोदी को सामने लाया जाना चाहिए। आपको क्या लगता है कि ये बयान उचित है? और इस तरह नहीं, हर बयान पर देना जरूरी भी नहीं है बयान देना। तो हमने अभी आपके सामने पेश किया कि किस तरीके से जेडीयू के तमाम नेता इस मामले पर बचते हुए अपनी बातों को सामने रख रहे हैं, कम से कम जो शीर्ष के नेता हैं। इस वक्त इस मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राकेश जी, साबिर अली जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता, और साथ ही साथ जुड़ेंगे कुछ देर में हमारे साथ, और नकवी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। नकवी जी, शुरुआत आप ही से करते हैं। तो जेडीयू की समस्या गंभीर बनती जा रही है, कोई भी नेता स्पष्ट तौर पर यह कहना नहीं चाहता, लेकिन अंदर मंथन चल रहा है। आपको क्या लगता है? देखिए, जेडीयू में अगर कोई कुछ कह सकता है तो नीतीश कुमार ही कह सकते हैं जी। बाकी तो कोई ऐसी स्थिति में है नहीं कि कोई कुछ कह दे। तो ये जरूर है कि उनकी नेशनल काउंसिल की बैठक हो रही है, उसमें मुद्दा आएगा, और ये बात भी है कि नीतीश कुमार ने ये पोजीशन लगभग साफ कर रखी है कि नरेंद्र मोदी एक्सेप्टेबल नहीं है। अब ये अलग बात है कि हाँ, आडवाणी जी के नेतृत्व में पिछली बार भी लड़े थे वो चुनाव। अब अगर आडवाणी जी जिन्ना को सेकुलर कहने से सेकुलर हो गए और वो एक्सेप्टेबल हैं, तो नरेंद्र मोदी भी क्यों एक्सेप्टेबल नहीं, ये थोड़ा सा पहली मेरे समझ में नहीं आती। लेकिन फिर भी क्योंकि वो आडवाणी के साथ लड़ चुके हैं और उनके वोट बैंक पर आडवाणी का कोई असर नहीं पड़ा, तो और शायद यही कारण है कि मुलायम सिंह भी जो इधर आडवाणी जी को चारा डाल रहे थे, उसका कारण भी यही था कि उनको भी लग रहा था कि भाई अगर नीतीश कुमार जो है आडवाणी के साथ अपने को जोड़ के सेकुलर बने रह सकते हैं, तो मैं भी क्यों नहीं सेकुलर बना रह सकता हूं। जी बिल्कुल, ये स्थिति बनती हुई दिख जरूर है। राकेश जी, अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, वहां पर छवि तो अलग छोड़ दीजिए, लेकिन सहयोगी अपने आप को अलग अलग तरीके से रखते चले जा रहे हैं। ये जो विवाद है नरेंद्र मोदी को लेकर, ये कितना उचित या अनुचित आप मानते हैं एक विचारक के तौर पर? देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है देश में कि प्रधानमंत्री के पद को लेकर, व्यक्तियों को लेकर इतनी लंबी और गहन चर्चा हुई है, हो रही है और होती रहेगी। ये एक शुभ संकेत है कि हम उन व्यक्तियों पर चर्चा करते हैं जो संभावित प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होते हैं, उनकी नीतियों को, उनके व्यक्तित्व को जानने की देश कोशिश करता है और एक बड़ी भागीदारी हो रही है। ये बहुत ही लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है। अब जहां तक बात है सहयोगियों की, एक बार भारतीय जनता पार्टी अपने पार्लियामेंट्री पार्टी में निर्णय लेती है, उसके बाद सहयोगियों की राय का महत्व होता है। शरद यादव ने ठीक कहा, जब तक कोई टेंजिबल चीजें नहीं आती, इंटेंजिबिलिटी पर आप कितने बहस करेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी निर्णय लेती है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे, तब जेडीयू की राय, जेडीयू क्या सोचती है, जेडीयू की सहमति व्यक्त करती है, असहमति व्यक्त करती है, इसका महत्व होगा। लेकिन मैं यहां बताना चाहूंगा, जनता दल यू के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना ही होगा। यदि भारतीय जनता पार्टी का साथ किसी भी हालत में छोड़ती है, तो जनता दल यू का बिहार में बहुत ही नकारात्मक असर पड़ेगा। इसका एक कारण है कि जनता दल यू एक व्यक्ति सेंट्रिक पार्टी है, जैसे ठीक बता रहे नकवी साहब जी कह रहे थे कि वो नीतीश कुमार केंद्रित पार्टी है। नीतीश कुमार की लोकप्रियता पहले की तुलना में बिहार में घटी है, उनके विकास की जादू की छड़ी अब वैसी नहीं चल रही है जो पहले टर्म में चली थी। इसलिए नीतीश कुमार को अपनी सीमाएं तो आप ये मान रहे हैं कि नीतीश कुमार की ये मजबूरी है कि आज वो बीजेपी का दामन थामे रखें? क्या नीतीश कुमार के पास ये रास्ता उपलब्ध नहीं है? प्रणब मुखर्जी के मामले पर ले लीजिए, जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था इस देश में एनडीए से अलग हटकर उन्होंने अपनी बात सामने रखी थी। देखिए, दोनों अलग अलग पार्टियां, यदि सभी बातों पर वो एक हो जाएंगी तो दोनों पार्टी को मर्ज हो जाना चाहिए। विचार के रूप में, व्यक्ति के रूप में, नेता के रूप में, संगठन के रूप में दोनों को अलग अलग काम करना चाहिए। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ एनडीए के कारण कंप्रोमाइज किया है। भारतीय जनता पार्टी को भी अपनी स्वायत्तता, अपनी नीतियों, विचारों और नेतृत्व की स्वायत्तता बनाए रखना चाहिए। किसी भी हालत में एनडीए के साथ विचार विमर्श चलना चाहिए, डायलॉग चलना चाहिए, लेकिन नॉट टू बी डिक्टेटेड बाय अलायंस। एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी धर्मनिरपेक्ष नहीं है, तो क्या वे मानते हैं कि नरेंद्र मोदी के अलावे भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी का तमाम नेतृत्व सेकुलर है?
बीजेपी का जो भी यही मुद्दा राकेश जी, यही मुद्दा भी नकवी जी ने भी उठाया। वाजपेयी जी पर भी कॉमनल आरोप था, अडवाणी जी पर था, नरेंद्र मोदी पर है, कल कोई और होगा उस पर कॉमनल आरोप होगा। देखिए बस तो ये विचारों की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी धर्मनिरपेक्षता की जो परिभाषा देती है वो देश के अनुकूल है, यहाँ की परंपरा के अनुकूल है। कांग्रेस जो परिभाषा देती है वो वोट बैंक परस्त राजनीति है। नहीं तो वोट बैंक हम यही आपसे राकेश जी यहाँ समझना चाहेंगे, क्या आप मानते हैं और क्या संघ परिवार में ये एक मत है कि नीतीश कुमार दरअसल अवसरवाद की राजनीति कर रहे हैं? जब तक उनको लगा कि आडवाणी जी के छवि से फायदा ले सकते थे, ले लिया। लगा कि नरेंद्र मोदी की छवि से नुकसान हो सकता है तो उनसे अलग होने की बात कर रहे हैं। तो क्या नीतीश कुमार अवसरवाद की राजनीति करते हुए दिखते हैं, कम से कम संघ के एक बड़े तबके को? देखिए, ये मैं नीतीश कुमार जी की का अवसरवाद नहीं कहूंगा, वो उनकी एक राजनीतिक व्यवस्था है और व्यवस्था यह है कि वो मुस्लिम वोट बैंक पर लालू यादव और नीतीश कुमार की प्रतिस्पर्धा चल रही है। लालू यादव इस बात को लेकर बैठे हुए हैं कि नरेंद्र मोदी के नाम पर मुस्लिम वोट बैंक को नीतीश कुमार से अलग ले जाएं। नीतीश कुमार की चिंता है कि उस मुस्लिम वोट बैंक को बनाए रखें। देखिए, लोकतंत्र के लिए सबसे चिंता की बात है किसी समुदाय विशेष को वोट बैंक बनाकर उसके आधार पर राजनीति करना। देखिए, एक शॉर्ट टर्म में हम जीत जाएं, आप जीत जाएं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि देश की धर्मनिरपेक्षता, देश का लोकतंत्र कमजोर हो रहा है और इसका असर देश की अखंडता पर पड़ता है। आप देश की राजनीति को 47 के पहले की राजनीति में नहीं ले जा सकते हैं। मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग नहीं, ये वोट बैंक की राजनीति सिर्फ मुसलमानों तक सीमित नहीं है, इसमें और भी तमाम वोट बैंक हैं जो कि जुड़ते रहते हैं। आइए हम अब बीजेपी के एक और सहयोगी पार्टी शिवसेना की बात करते हैं। शिवसेना ने भी नरेंद्र मोदी के मसले पर अपना ऐतराज एक अलग अंदाज में सामने रखा है। उद्धव ठाकरे की बात सबसे पहले सुनते हैं, चर्चा को फिर आगे बढ़ाते हैं। किसी एक व्यक्ति का नाम सामने आए तो कुछ लोग नाराज हो सकते हैं, तो सब मिलकर बात करें, यही मेरी राय है। सब भाई आप क्यों नाराज हो सकते हैं, क्यों नाराज है, चलो बात करो। आपके मन में कोई गलतफहमी है, क्यों है, क्या है? तो गोलमोल तरीके से ही सही, लेकिन इस पर एक बात स्पष्ट है कि शिवसेना ने सुषमा स्वराज का नाम आगे रखा था। तो राकेश जी, ये सवाल अब आपके सामने, सुषमा स्वराज बनाम नरेंद्र मोदी या फिर कोई और व्यक्ति बनाम नरेंद्र मोदी, क्या सहयोगियों के पास यह अधिकार नहीं है कि वो अपने विकल्प भी सामने रख सकें? देखिए, आपने ठीक कहा कि भारतीय जनता पार्टी में कम से कम आधे दर्जन ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन जैसा पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह बार बार कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सबसे लोकप्रिय व्यक्ति हैं और आप जैसा देख रहे हैं नरेंद्र मोदी को हर मंच पर बुलाया जा रहा है और उनकी दृष्टि को लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो पार्टी को यह निश्चित करना है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हों या विकल्प के रूप में किसी और व्यक्ति को पेश किया जाए या कलेक्टिव लीडरशिप के साथ पार्टी चुनाव लड़े और चुनाव के बाद एनडीए के साथ बैठकर अपने नेता का ऐलान करे। तीनों विकल्प पार्टी के पास हैं। मुझे लगता है इन तीनों विकल्प में कांग्रेस को आज सत्ता से बाहर करना सबसे इंपॉर्टेंट है, बशर्ते कि हम नेता का चुनाव करें। आपको मैं एक बात ध्यान दिलाना चाहूंगा, नेशनल काउंसिल के मीटिंग में नरेंद्र मोदी के भाषण का वो उस बात को रेखांकित मैं करना चाहता हूं जब उन्होंने स्वयं कहा था कि इस जंक्शन पर व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है, इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट नहीं है, कांग्रेस को सत्ता से हटाना ही देशभक्ति कही जाएगी। राकेश जी, मुझे लगता है बिल्कुल 2 लाख करोड़ ये बात करने वाले कांग्रेस को, लागू हो करने वाले कांग्रेस को, बीजेपी के लिए बात 100% लागू हो सकती है राकेश जी। लेकिन अगर इस स्थिति को आप अगर एनडीए के तौर पर सामने देखें तो शायद नरेंद्र मोदी अपने आप को नाना कहते हुए भी हाँ कहलाना चाहते हैं। नकवी जी, एक छोटी प्रतिक्रिया इस पर आपकी। नहीं, नरेंद्र मोदी तो बिल्कुल अपने आप को भविष्य के प्रधानमंत्री के तौर पे प्रोजेक्ट कर ही रहे हैं। तमाम वो मंचों पर जा रहे हैं, छात्रों से मिल रहे हैं, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन में गए, तो वो उन्होंने अपने आप को प्रोजेक्ट कर रखा है कि हाँ मैं प्रधानमंत्री पद का दावेदार हूँ और वो सारी उनकी रणनीति इसी दृष्टिकोण से है। अब अगर इस बात पर चर्चा करें कि जेडीयू ने एक तरह से आपत्ति जाहिर कर दी है, शिवसेना एक अलग अंदाज में अपनी आपत्ति दर्ज करती दिखाई दे रही है। अगर आप देखें तो सुषमा स्वराज का नाम आगे करना अपने आप में एक आपत्ति से कम नहीं है। तो शिवसेना की दरअसल क्या दिक्कत हो सकती है, क्या मजबूरी हो सकती है? संभव है ऐसा हो सकता है कि क्योंकि नरेंद्र मोदी की जो पोजीशनिंग है हिंदुओं में, उनको जो एक प्रकार से हिंदू हृदय सम्राट माना जाता है, शायद वो प्लैंक जो है वो शिवसेना को लगता है कि भाई वो मेरे पाले में नरेंद्र मोदी आ जाएंगे, कम से कम महाराष्ट्र में उनके पाले में आ जाएंगे और शिवसेना का जो प्लैंक है वो शायद डाइल्यूट हो जाएगा। मुझे लगता है यही उनकी सबसे बड़ी चिंता है। और जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम विचारक या फिर संघ के विचारक कहते हैं कि बीजेपी में ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर बन सकते हैं। क्या वाकई में यह वास्तविकता है या इसे सिर्फ एक महत्वाकांक्षी आयोजन के तौर पर देखा जा सकता है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। मुझे लगता है कि ठीक है, नरेंद्र मोदी, आडवाणी, सुषमा
सुषमा स्वराज। मैं 3 नाम के आगे चौथे नाम पर बढ़ नहीं पाता हूं, तो मुझे तो इससे ज्यादा लोग दिखाई नहीं देते। बिल्कुल। राकेश जी, एक आखिरी टिप्पणी आपसे। इस पूरे विवाद में आपको लगता है कि दलगत स्वार्थ कहीं ना कहीं एनडीए के ऊपर हावी होता दिख रहा है, चाहे हम शिवसेना की बात करें, चाहे हम जेडीयू की बात करें? देखिए, मुझे लगता है कि जो पार्टनर हैं उनको अधिकार है अपनी बात रखने का, और नेताओं में अपनी बात रखने का कि इस नेता को पसंद करते हैं। लेकिन वास्तव में जब ये प्रक्रिया शुरू होगी कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होना चाहिए, जैसा अभी नकवी जी ने कहा, उन्होंने 3 नेताओं की बात कही। आज कांग्रेस में